एक मासूम लड़की, एक नई जिंदगी की शुरुआत, और फिर एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक फोन कॉल और मातम में बदल गई एक माँ की दुनिया। 19 अप्रैल 2025 की वो काली रात, जब एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। पंजाब के झिंझड़ी गांव की नेहा, जिसकी शादी को अभी 5 महीने भी नहीं हुए थे, अचानक कुछ निगलकर खुद को खत्म कर लेती है। उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नेहा को बचाया नहीं जा सका, पर उसकी मौत के पीछे की सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। क्या नेहा की मौत महज एक हादसा थी, या फिर सोची समझी साजिश? जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू किया, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सच सुनकर रूह कांप उठे। सामने आए कुछ ऐसे चेहरे जिन पर भरोसा किया गया था। क्या सपने देखना नेहा की गलती थी? क्यों दहेज आज भी किसी की जान से ज्यादा अहम है? क्यों हर बार एक बेटी की चिता सजती है, सवालों के ढेर के साथ? ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, ये उस हर बेटी की कहानी है जो अपने घर से विदा होकर नए सपनों की तलाश में ससुराल जाती है, लेकिन लौटती है तो एक खामोश लाश बनकर। तो चलिए जानते हैं नेहा की दर्दनाक कहानी, जो सवाल बनकर पूरे समाज के सामने खड़ी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, एक सच है जो आपको भी झकझोर कर रख देगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से, जहां बसा है एक ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर रोपड़, जिसे आजकल लोग रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। रूपनगर की पावन धरती पर बसा है एक अद्भुत नगर आनंदपुर साहिब, एक छोटा सा शहर लेकिन गहरी विरासत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। यहीं एक सुनहरी सुबह एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नेहा। उसका पूरा नाम था नेहा झिंझरी। नेहा का जन्म भले ही एक आम परिवार में हुआ हो, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसकी सोच उसे बिल्कुल खास बनाती थी। परिवार की आंखों का तारा थी नेहा। बचपन से ही उसकी हर बात, हर अदा सबके दिलों को छू जाती थी। पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव से सरल और हर किसी का ख्याल रखने वाली नेहा ने अपने बचपन से ही परिवार को गर्व के पल दिए। उसके भाई नरेश कुमार के लिए तो नेहा उसकी दुनिया थी, और नेहा माता पिता की तो जैसे दुआओं का फल थी। हालांकि उसका पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन नेहा के भीतर की जिज्ञासा और श्रद्धा उसे सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रख सकी। उसे हिंदू धर्म की परंपराओं से प्रेम था, पर साथ ही वह सिख धर्म की शिक्षाओं और गुरुओं की कहानियों से भी बहुत आकर्षित होती चली गई। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, उसके अंदर की श्रद्धा और समझ भी गहरी होती चली गई। गुरु गोविंद सिंह जी और अन्य सिख गुरुओं की शिक्षाओं ने उसके दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह इस राह को अपनाएगी, और जब उसका निर्णय अडिग दिखा, तो पहले हिचकिचाता हुआ परिवार भी उसकी भावना को समझने लगा। और फिर वह दिन भी आया जब नेहा ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अमृत ग्रहण कर लिया। अमृत ग्रहण करना, या जिसे अमृत संस्कार कहा जाता है, सिख धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक क्रिया है। यही वह पल होता है जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सिख पंथ को आधिकारिक रूप से अपनाता है और अमृतधारी सिख बनता है। अब नेहा भी इस राह पर चल पड़ी थी। उसने न केवल सिख धर्म की शिक्षाओं को समझा, बल्कि उन्हें दिल से अपनाया। वह अपने पूरे परिवार में पहली थी जिसने अमृत संस्कार किया था, और यहीं से उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। समय बीता और मासूम सी नेहा अब 23 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही भोली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अनुभव और विश्वास की एक गहराई आ चुकी थी। परिवार ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनकी लाडली के लिए जीवन साथी की तलाश शुरू की जाए। नेहा ने भी यह निर्णय पूरी तरह अपने माता पिता पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके लिए जो भी होगा वही सबसे अच्छा होगा। हर माँ बाप की तरह नेहा के माता पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो न सिर्फ उसे प्यार करे, बल्कि उसकी इज्जत करे, उसके ख्वाबों को समझे और हर मोड़ पर उसका साथ दे। वह चाहते थे कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को नाजों से पाला, वैसे ही उसका ससुराल भी उसे अपनी आंखों की रोशनी बनाए। कई रिश्तों की खोज के बाद एक दिन उन्हें एक ऐसा लड़का मिला जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता था। यह रिश्ता झारखंड से आया था, लेकिन लड़के की जड़ें कहीं और थीं। असल में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नालागढ़ उपमंडल के एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला संजीव कुमार नेहा के परिवार को बहुत पसंद आया।
इस रिश्ते की पहली और सबसे बड़ी वजह थी संजीव का एक आर्मी ऑफिसर होना, एक मजबूत, जिम्मेदार और अनुशासित पेशा जिसने नेहा के परिवार का भरोसा तुरंत जीत लिया। दूसरी वजह थी संजीव का सुलझा हुआ, छोटा लेकिन सुसंस्कृत परिवार। माता पिता ने सोचा सरकारी नौकरी है, घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा समझदार है, तो और क्या चाहिए। अंततः नवंबर 2024 में पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से नेहा और संजीव की शादी कर दी गई। नेहा का परिवार संतुष्ट था, लेकिन नेहा तो जैसे आसमान में उड़ रही थी। बचपन से ही उसे शादी का बेहद शौक था। वो उन लड़कियों में से थी जो दुल्हन बनने का सपना आंखों में बचपन से ही पालती हैं। महंगे लहंगे, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी से भरे हाथ और नई जिंदगी की रंगीन कल्पनाएं। शादी से पहले ही नेहा ने अपने मन में एक प्यारी सी दुनिया बुन ली थी, जहां उसका ससुराल बिल्कुल एक परिवार जैसा होगा, जिसमें सास ससुर उसका मार्गदर्शन करेंगे, पति उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा और हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। लेकिन शायद वह यह नहीं जानती थी कि सपनों और हकीकत की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। शादी के बाद नेहा विदा होकर हिमाचल प्रदेश में स्थित अपने नए घर यानी ससुराल पहुंची। नई नवेली दुल्हन के रूप में उसका स्वागत पूरे उल्लास और रस्मों रिवाज के साथ किया गया। हर कोई नेहा को हाथों हाथ ले रहा था। नेहा को लगा शायद यही है मेरी कल्पना की दुनिया, मेरा ससुराल, मेरी नई जिंदगी। कुछ दिन तक सच में सब कुछ वैसा ही रहा, हंसी खुशी, प्यार, अपनापन। लेकिन यह मिठास ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। शादी का पहला हफ्ता बीतते बीतते अचानक जैसे माहौल बदलने लगा। जो चेहरे अब तक मुस्कुरा रहे थे, अब उनमें शिकन आने लगी। जिन शब्दों में मिठास थी, अब तानों की कसक घुलने लगी। नेहा के ससुराल वालों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। नेहा की नई जिंदगी की शुरुआत जिस उम्मीद और उत्साह से हुई थी, वह धीरे धीरे टूटने लगी। अब नेहा से दिन भर काम करवाया जाता। सुबह से लेकर देर रात तक वह एक नौकरानी की तरह काम करती, बिना आराम, बिना सम्मान। सास ससुर हो या घर के दूसरे रिश्तेदार, हर कोई उस पर हुक्म चलाता, जैसे वह इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई कामवाली हो। नेहा ने फिर भी कोई शिकायत नहीं किया। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही, हर बात मानती रही, हर फर्ज निभाती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन ससुराल वालों ने उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ लिया और यहीं से उसका शोषण और बढ़ता चला गया। धीरे धीरे नेहा को यह समझ आने लगा कि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। उसकी सहन शक्ति की सीमा टूटने लगी थी और ऐसे ही एक भारी दिन में, जब मन पूरी तरह टूट चुका था, उसे अपनी मां की याद आई। उसने कांपते हुए हाथों से घर पर फोन किया। जैसे ही मां की आवाज सुनाई दी, नेहा का सब्र टूट गया। उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, हर ताना, हर हुक्म, हर जुल्म, सब कुछ विस्तार से बताया। नेहा की मां यह सब सुनकर अंदर से हिल गईं। उन्हें बहुत दुख हुआ, बेटी की हालत ने उन्हें परेशान कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने खुद को संयम में रखा। उन्हें लगा नया घर है, नई जिम्मेदारियां हैं, शायद नेहा घबरा रही है। मां ने कहा, बेटा हर रिश्ता समय मांगता है, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, अभी सब नया है, शायद तुम ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। मां ने उसे प्यार से समझाया, उसे हौसला दिया। लेकिन वो सिर्फ समझा रही थीं, समझ नहीं रही थीं। नेहा के दिल में जो दर्द था, जो गुहार थी, वो मां की सोच से परे थी। वह जो कहना चाह रही थी, जो बताना चाह रही थी, उस बात को उसकी मां समझ नहीं पाई। और यही थी उनकी सबसे बड़ी भूल, एक ऐसी भूल जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब नेहा को लगने लगा था कि शायद गलती उसी की है। मां ने जो कहा उसे सच मान लिया और इस सोच के साथ कि शायद वही ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसने खुद को और ज्यादा तोड़ना शुरू कर दिया। नेहा ने अपने सारे गम, सारे जज्बात अंदर ही अंदर दबा लिए और चुपचाप टॉर्चर सहती रही। लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि पानी सर से ऊपर जाने लगा था। एक दिन नेहा के ससुर ने तानों के साथ साथ अपनी असली मांगे भी जाहिर कर दिया। उन्होंने खुलकर कार, सोने की चेन और कैश की मांग किया। ये सुनकर नेहा सन्न रह गई। जिस जिंदगी का उसने सपना देखा था, वह एक झटके में बिखर गई। जिस घर को उसने अपना मान लिया था, वह अब उसे पराया लगने लगा। जिस प्यार की उसने उम्मीद की थी, वो अब सिर्फ एक भ्रम था। नेहा ने बहुत विनम्रता से समझाया कि उसके माता पिता साधारण लोग हैं, वे इतना कुछ नहीं दे सकते। पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब दहेज के लिए उसे रोजाना प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी आत्मा को कुचला जाने लगा।
दिन ब दिन उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही थी। अब नेहा को उम्मीद थी कि कम से कम उसका पति संजीव तो उसका साथ देगा, पर यह उम्मीद भी जल्द ही एक और झटका बन गई। संजीव ने न सिर्फ नेहा की बात को अनसुना किया, बल्कि अपने माता पिता का साथ देते हुए खुद भी उसके खिलाफ हो गया। और यहीं से शुरू हुई एक नई यातना की कहानी। अब बात सिर्फ तानों या दबाव की नहीं थी, अब बात मारपीट तक पहुंच चुकी थी। नेहा को बेरहमी से पीटा जाने लगा। कभी बाल खींचे जाते, कभी धक्का दिया जाता, कभी अपशब्दों की बौछार होती। और सबसे भयानक बात, संजीव ने एक दिन दो टूक कह दिया, जब तक मैं ड्यूटी से वापस नहीं लौटता तुम किचन से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। अब नेहा की दुनिया चार दीवारों और एक रसोई घर तक सिमट चुकी थी। संजीव ने अब एक अजीब सा नियम बना दिया था, जब भी मैं घर लौटूं, चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 4, खाना गर्म और तैयार होना चाहिए। नेहा की जिंदगी अब घड़ी की सुइयों से नहीं, संजीव की मर्जी से चलती थी। अगर कभी थक कर वह सो जाती, अगर गलती से उसकी आंख लग जाती, तो उसकी सजा थी बेरहमी से पिटाई। संजीव उसे जानवरों की तरह पीटता था, लात, घूंसे, थप्पड़, सब कुछ। और सबसे घिनौनी बात यह थी कि उसके माता पिता यानी नेहा के सास ससुर यह सब देखकर मुस्कुराते थे, जैसे किसी तमाशे का मजा ले रहे हों, जैसे किसी की तकलीफ उनका मनोरंजन हो। अब नेहा ने शिकायत करना भी छोड़ दिया था। उसकी आंखें अब भीगती थीं, पर आवाज नहीं निकलती थी। वह चुप रहती, गुमसुम, जैसे उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे मर रहा हो। वह अब अपने माता पिता और भाई से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि हर बार वही पुरानी रटी रटाई बातें सुनने को मिलती। थोड़ा सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नया घर है, रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, शायद तुम्हारी ही कोई गलती हो। पर क्या कोई यह सवाल करेगा, जो सच में सुधरना चाहता है, क्या वह अपनी पत्नी को इस हद तक टॉर्चर करेगा? यह बहुत कड़वा सच है, पर नेहा जैसी ना जाने कितनी लड़कियां आज भी हर रोज दहेज के नाम पर जुल्म सहती हैं, पीटी जाती हैं, जलील होती हैं, लेकिन उनके अपने उन्हें एडजस्ट करने की सलाह देकर धीरे धीरे खत्म होते देखते रहते हैं। नेहा ने एक बार नहीं, कई बार अपनी पीड़ा अपने माता पिता और भाई को सुनाई। हर बार उम्मीद किया कि शायद इस बार वे उसे वापस बुला लेंगे, शायद उसे गले लगा लेंगे। लेकिन हर बार मिला वही जवाब, थोड़ा वक्त दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 19 अप्रैल 2025 की रात थी। शादी को लगभग 5 महीने हो चुके थे। रात के 9:45 के करीब अचानक नेहा के परिवार वालों के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाला नेहा का ही एक पड़ोसी था, जो घबराए हुए अंदाज में बोला, नेहा की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। फोन कटते ही नेहा के माता पिता और भाई नरेश बिना देर किए हिमाचल के लिए निकल पड़े। रात की काली चादर तले सड़कें पार करते हुए दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी, नेहा की तबीयत कैसी होगी। कुछ घंटों बाद जब वे ससुराल पहुंचे, तो जो नजारा उन्हें देखने को मिला, उसने उनकी रूह तक को हिला दिया। नेहा अकेली थी, एक कमरे में बेसुध पड़ी हुई। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह होश में नहीं थी। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ना उसका पति, ना सास, ना ससुर और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार उसके पास था, बल्कि वे सभी दूसरे कमरे में बैठे आराम फरमा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा के शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसके गले और हाथों में ऐसे मार्क्स लगे थे जो एक दर्दनाक जबरदस्ती की कहानी कह रहे थे। लेकिन इन सब जघन्य हालातों पर ध्यान दिए बिना नेहा के माता पिता ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाना ठीक समझा, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। 20 अप्रैल 2025 की सुबह नेहा के परिवार वाले उसे लेकर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नेहा की सांसें अब भी चल रही थीं, पर बेहद धीमी और डरी हुई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, पर उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ घंटों बाद जब रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर ने परिवार को एक तरफ ले जाकर कहा, नेहा ने कोई ऐसा जहरीला पदार्थ खाया है जिसकी मात्रा काफी अधिक है। हम कुछ भी श्योर नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही जैसे नेहा की मां की चीख अंदर ही घुट गई। भाई नरेश की आंखें भर आई, लेकिन उसी पल उनके मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। नेहा ये सब खुद से नहीं कर सकती, ये जरूर उसके ससुराल वालों की करतूत है। दहेज के लिए वो लोग अब ये हद तक भी गिर सकते हैं, इसका अंदाजा शायद उन्होंने कभी नहीं लगाया था।
बिना देर किए वे नालागढ़ थाने पहुंचे और ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन यहां भी एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई तो दूर, मामले को रफा दफा करने की कोशिश शुरू कर दिया, जैसे यह सब बस एक घरेलू मामला हो। उधर पीजीआई के बेड पर नेहा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, लेकिन ससुराल की तरफ से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया। ना कोई चिंता, ना कोई पछतावा। यहां तक कि उसका पति संजीव भी उसे एक बार देखने नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, जब नेहा के घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तब भी ससुराल की तरफ से संजीव के सिवाय कोई नहीं आया। लेकिन जब नेहा को पीजीआई लाने की बात आई, तब संजीव भी वहां से चुपचाप निकल गया। उसने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया जिसने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। पर नेहा के माता पिता ने हार नहीं मानी। बिना किसी मदद अकेले ही अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे। उम्मीद की एक आखिरी लौ उनके दिल में अभी भी जल रही थी। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन नेहा के शरीर में जहर इतनी मात्रा में पहुंच चुका था कि अब चमत्कार ही उसे बचा सकता था। पूरे 5 दिन तक नेहा मौत से लड़ती रही। और फिर आई वो सुबह, 25 अप्रैल 2025 का दिन। सूरज की पहली किरण के साथ ही नेहा की सांसों ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं मरी, एक परिवार का सपना, उसकी खुशियां और उसका भरोसा भी टूट गया। सिर्फ 5 महीने की शादी और एक जिंदा इंसान को अंदर से खत्म कर देने वाला अंत। ये दुख, ये खालीपन ऐसा था जिसे कोई शब्द भर नहीं सकते। पर इस परिवार ने आंसू नहीं, हिम्मत चुनी। उन्होंने ठान लिया कि अब नेहा को इंसाफ मिलेगा, चाहे जितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। धीरे धीरे यह खबर पूरे आनंदपुर साहिब में फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम गूंजने लगा, नेहा। जब लोगों को पता चला कि वही नेहा झींझरी इस हादसे का शिकार हुई है, हर दिल में आग सी लग गई। क्योंकि नेहा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक मुस्कान थी जो हर दिल को छू जाती थी। जिससे भी मिलती, मुस्कुराकर मिलती थी। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना हो या मायूस चेहरे पर खुशी लाना हो, यह नेहा को बहुत अच्छे से आता था। नेहा सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों की बेटी थी जो उसके आसपास रहते थे, जो उसे अपने घर की रोशनी मानते थे। छोटे छोटे गांवों की यही खूबसूरती होती है, एक बेटी सिर्फ एक घर की नहीं होती, पूरे गांव की होती है। नेहा के साथ भी यही था। जैसे ही आनंदपुर साहिब में लोगों को नेहा की मौत की खबर मिली, हर चेहरा सन्न रह गया, हर आंख नम हो गई। लेकिन इस बार आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, नेहा को इंसाफ दो की गूंज हर गली, हर मोड़ पर सुनाई देने लगी। आम लोग ही नहीं, नेहा का पूरा कस्बा उसके परिवार के साथ खड़ा हो गया। कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर उनका साथ देने लगा, चाहे वह आर्थिक मदद हो या शारीरिक सहारा। लोगों ने ठान लिया था, जब तक नेहा को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस जन आंदोलन से नेहा झींझरी के परिवार का हौसला भी और मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ माँ बाप नहीं, एक लड़की के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा बन चुके थे। उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद कर दिया, लेकिन पुलिस अब भी बेपरवाह बनी रही। तब नेहा के माता पिता ने सीधे सीनियर ऑफिसर्स का रुख किया। पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया गया। हर गुजरते पल के साथ भीड़ बढ़ती गई, हर हाथ में बैनर था, हर आंख में आंसू और आक्रोश था। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, हर कोई एक ही मांग कर रहा था, नेहा को इंसाफ दो। धरना अब सिर्फ एक विरोध नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। और तब पुलिस की भी नींद टूटी, उन्हें अपनी चुप्पी की शर्म महसूस हुई। फिर नालागढ़ और आसपास के थानों से पुलिस की टीमें धरनास्थल पर पहुंची। लोगों को शांत करने की कोशिश हुई और नेहा के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस ने नेहा झींझरी के ससुर, पति संजीव और एक अन्य रिश्तेदार को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस ने जानना चाहा कि 19 अप्रैल 2025 की उस काली शाम को आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नेहा की जिंदगी थम गई। जवाब में उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, कभी रसोई को लेकर तो कभी कपड़ों या खर्चे को लेकर। पर जैसे ही तकरार होती वैसे ही सुलह भी हो जाती थी। लेकिन 19 अप्रैल 2025 की दोपहर कुछ अलग थी। उस दिन बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नेहा और उसके ससुरालियों के बीच कहासुनी इतनी तीखी हो गई कि बात दिल तक चुभ गई। और शायद यही वजह रही कि नेहा उस दिन टूट गई। उन्होंने कहा कि नेहा ने खुद ही कोई विषैली चीज खा लिया। शायद आवेश में या शायद मानसिक तनाव में उसने ऐसा कदम उठा लिया। यहाँ तक दावा किया गया कि नेहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी
और वह पहले भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर चुकी थी। पर यह कहानी जितनी सुनने में सहज लगती थी, उतनी ही झूठ से लिपटी हुई थी। इस झूठ की परतें तब खुली जब आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नेहा ने बहुत ज्यादा मात्रा में विषैला पदार्थ इंटेक किया था और उसके शरीर में तकरीबन आधी बोतल की मात्रा पाई गई थी। लेकिन रिपोर्ट में यह भी साफ शब्दों में लिखा था कि वो उसने खुद नहीं खाया था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ जहर की मात्रा ही नहीं, बल्कि नेहा के शरीर पर मिले कई जख्मों ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया। उसके शरीर पर कई जगह फोर्स एंट्री के निशान थे, खासकर हाथों और गले के पास। ये निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि नेहा को जहर जबरदस्ती खिलाया गया था। वह तड़पती रही होगी, छटपटाई होगी, पर किसी ने रहम नहीं किया। जब पुलिस ने यह रिपोर्ट नेहा के पति संजीव और बाकी आरोपियों को दिखाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, पसीने छूटने लगे। मगर फिर भी किसी ने सच नहीं कबूला। लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नेहा की 2 नंदें अभी भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों बहनें भी नेहा के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करती थीं। वे न सिर्फ उसके साथ मारपीट करती थीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। ताने, अपमान और हरेक दिन की जिल्लतें उसका जीवन नर्क बना चुकी थीं। वहीं दूसरी ओर जब गिरफ्तारी के बाद भी न्याय में देरी होती दिखी तो नेहा का परिवार सड़कों पर उतर आया। उन्होंने नालागढ़ पुलिस थाने के बाहर और नेशनल हाईवे 105 के बाईपास रोड पर नेहा की लाश रखकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जस्टिस फॉर नेहा के नारे आसमान गूंजा रहे थे। हर ओर गुस्सा था, आक्रोश था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, कब मिलेगा इंसाफ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जो अपने गुस्से और दुख को नारेबाजी के जरिए जाहिर कर रही थीं। नेहा के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश किया। अगर वह शुरू से ही इस केस को गंभीरता से लेते तो जो 2 आरोपी फरार हैं वह भाग नहीं पाते और नेहा को इंसाफ मिल सकता था। यह धरना करीब 1 से 2 घंटे तक चलता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौके पर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी तो मौजूद थे, पर कोई भी सीनियर अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। इसी लापरवाही ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। भीड़ में नारे तेज हो गए और पुलिस के रवैये के खिलाफ आवाज और भी बुलंद होने लगी। लगभग 3 घंटे के लंबे इंतजार और तनाव के बाद आखिरकार एसपी विनोद धीमान, डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर, तहसीलदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उस वक्त बाईपास रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी थीं और उनके बीच में थी नेहा की निष्प्राण देह, उसका टूट चुका परिवार और उनके साथ खड़ा पूरा आनंदपुर साहिब। इतनी भारी भीड़ और आक्रोश का दृश्य देख डीएसपी भीष्म ठाकुर खुद लोगों के बीच उतरे। उन्होंने नेहा के परिजनों से बातचीत की, उन्हें भरोसा दिलाया कि हर आरोपी पर सख्त कार्यवाही होगी और जो 2 नंदें अब भी फरार हैं उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। शुरुआत में परिजन मानने को तैयार नहीं थे। आखिर कैसे मान लेते, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बार बार आश्वस्त किया तो भारी मन से उन्होंने धरना खत्म करने का फैसला लिया और रास्ता खोला गया। इसके बाद नेहा का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। उस अंतिम यात्रा में आनंदपुर साहिब का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो शामिल ना हुआ हो। हर आंख नम थी, हर दिल बोझिल और हर किसी की जुबां पर एक ही प्रार्थना थी, ऊपर वाला इतना अन्याय किसी और बेटी के साथ ना होने दे। वहीं अब यह मामला केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा। नेहा को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में कई सामाजिक संगठन भी जुड़ गए हैं। देश के अलग अलग कोनों से आवाजें उठ रही हैं। जस्टिस फॉर नेहा अब एक जनांदोलन का रूप लेने लगा है। दूसरी तरफ मीडिया की तीखी कवरेज ने भी पुलिस पर दबाव बनाया है। नतीजतन फरार चल रही दोनों नंदों की तलाश के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं। जहां जहां उनके छिपे होने की आशंका है वहां दबिश दी जा रही है। इन संभावित ठिकानों पर निगरानी तेज कर दी गई है और खबरी तंत्र को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि नेहा का परिवार अब भी शांत नहीं बैठा है। उन्होंने 2 टूक कह दिया है, जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वे लखनऊ तक जाएंगे, हायर अथॉरिटी से मिलेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में न सिर्फ आनंदपुर साहिब बल्कि आसपास के शहरों और गांवों के लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिलहाल नेहा का पति, ससुर और एक रिश्तेदार पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन दोनों नंदे अब भी फरार हैं।
वे कब पकड़ी जाएंगी, उन पर क्या कार्यवाही होगी, उन्हें क्या सजा मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर नेहा की यह कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। हर उस माँ बाप के लिए जो अपनी फूल सी बेटी को अनजाने हाथों में सौंप देते हैं, इस उम्मीद में कि वहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पर अगर कहीं कोई गड़बड़ महसूस हो तो बेटियों को सब्र रखो, रिश्तों को समय दो जैसी सलाहें देने से पहले उनका साथ दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनका दर्द समझिए। क्योंकि कई बार एक पल की चुप्पी एक जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, हत्या नहीं हुई, ये अच्छी बात थी इस स्टोरी में। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, जेल भेजते हैं क्रिमिनल्स को ताकि वो सुधर जाए, बट यहाँ तो और क्राइम हो गया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कैसी औरत थी ये शबन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, इस कहानी की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मर्डर नहीं हुआ है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, ओह अपनी माँ को अपने हाथों इतनी भयानक मौत देते हुए हाथ नहीं कांपे। माँ के बगैर जीवन कितना असहाय और मुश्किल हो जाता है, वो बेवकूफ़ क्या जाने। अभी अभी मैंने अपनी माँ को खोया है, मेरा जीवन माँ के बगैर इतना असहज हो गया है कि लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। बहुत दुख हुआ कहानी सुन के, एक विभत्स कहानी सुनाई आपने। मैं माँ के बिना ना धरती संपूर्ण है, ना ही आकाश, यहाँ तक कि सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा भी माँ के बिना अपूर्ण हैं। वो थकती नहीं, रुकती नहीं, हर दर्द को अपने आंचल में छुपा लेती है। हर सफलता के पीछे उनकी दुआओं की गूंज होती है। इसलिए माँ की इज्जत और सेवा करनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो सिस्टर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, कैसे जुटा लेते हैं इतनी हिम्मत हत्या करने की, बहुत ही शर्म की बात है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, दुखद कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, अब 7 फेरों के बंधन में ही सबसे ज्यादा साजिश और जहर भरता जा रहा है भैया। सिस्टर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरों की पत्नियों पे नजर रखना महंगा पड़ गया। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बड़ी अजीब कहानी है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, कुछ लड़कियां समाज में जहर घोलकर अपने पेरेंट्स और लड़कों को बर्बाद कर रही हैं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संदीप सैनी जी ने कमेंट किया है, गौरव को पहले वारदात के टाइम नेहा से रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रणव माथुर जी ने कमेंट किया है, नेहा और सौरभ दोनों की गलती है, पर नेहा को सजा क्यों नहीं हुई। सर अभी केस चल रहा है, कुछ दिनों में पता चलेगा कि किसको क्या सजा मिली। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमन सावी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू। मैम गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीमा सिंह जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
RG नाम के आईडी से कमेंट आया है, बोथ ऑफ देम आर डेफिनेटली इन द रॉन्ग एंड डिजर्व अ लाइफ सेंटेंस विदाउट parole, बट द बॉयज पेरेंट्स एंड द बॉय हिमसेल्फ आर ऑल्सो एट फॉल्ट. When there were so many warning signs, why were they ignored? So many cases are coming up where boys and girls are being killed just because they chose wrong partners. Then why didn't these things bother them? Didn't they care about the boy's life at all? Being open-minded is good, but why didn't these people use their brains? It's absolute foolishness on the part of the parents too. आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी. सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. लोहिया क्लासेस केमिस्ट्री नाम के आईडी से कमेंट आया है, मेरे हिसाब से गौरव और उसके परिवार की गलती अधिक है, क्योंकि जब सौरभ और सोनू तथा उनके साथियों द्वारा कई बार धमकियां दी जा रही थी तो लड़का पक्ष को पहले ही यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए था. आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. सायंतनी बनर्जी जी ने कमेंट किया है, आप साहित्य में मास्टर डिग्री किए हैं क्या? मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, जहीर डॉन जी, मोहम्मद उमर जी, रेखा सोकल जी, गणेश सौद जी, कंचन पटेल मैम, शब्बीर काबू जी, खुशी खान जी, निर्मला अरबल जी, तहर भाई जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं. आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए. मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा. कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद. इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए. कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें. धन्यवाद.